Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव 2024 में एक अहम लड़ाई पश्चिम बंगाल में भी लड़ी जा रही है। केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वो पश्चिम बंगाल में अपनी सीटों को बढ़ा ले। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां सफलता मिली भी थी और इसी सफलता को अब आगे बढ़ाने की कोशिश है। बीजेपी की इस कोशिश में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। वही ममता जिन्होंने बंगाल में लेफ्ट के गढ़ को अकेले दम पर ढा दिया था और अब बंगाल में अपना एक छत्र राज चलाए जा रही हैं। हेलो नमस्ते, चुनावी किस्से में आज ममता बनर्जी से जुड़े किस्सों की बात करते हैं। कैसे उन्होंने बंगाल में लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका और आज उस मुकाम पर हैं जहां उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी माना जाता है। 1975 के दौर में जब जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में इंदिरा सरकार के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे थे और इन्हीं विरोध के बीच जब इमरजेंसी का माहौल बन गया था, उस वक्त भी ममता बनर्जी राजनीति में काफी एक्टिव थी। बस फर्क इतना था कि वो उस वक्त स्टूडेंट पॉलिटिक्स किया करती थी और कांग्रेस की सदस्य थी। जब देश का बड़ा हिस्सा इंदिरा का विरोध कर रहा था, उस दौर में ममता बनर्जी ने जेपी का विरोध किया था। 1975 में ही जेपी जब कोलकाता के दौरे पर निकले थे, तब कांग्रेस की स्टूडेंट विंग ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था। ममता बनर्जी का विरोध इतना जोरदार था कि वो उस गाड़ी के बोनट पर चढ़ गई थी जिसमें जेपी बैठे थे। ममता बनर्जी को यहाँ से एक पहचान मिली, वो पहचान एक संघर्ष करने वाली नेत्री की थी। ममता बनर्जी का यही अंदाज रहा है जो आगे चलकर पूरी दुनिया ने देखा। इसी घटना के 2 साल बाद जब इमरजेंसी हट चुकी थी और इंदिरा गांधी सरकार में नहीं थी, तब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। पीएम बनने के बाद वो कोलकाता पहुंचे थे और कांग्रेस उनका विरोध कर रही थी। तब भी ममता बनर्जी ने ही मोर्चा संभाला और कड़ी सुरक्षा को भेदते हुए प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाने का काम किया। ममता के इस युवा जोश ने उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने का मौका दिया। ममता बनर्जी काफी कम उम्र में संसद में पहुंच चुकी थी। उन्होंने पहले कांग्रेस के साथ रहकर केंद्र में राजनीति भी की, बाद में पश्चिम बंगाल में अपनी एक पहचान बनाई। इसके बाद जब कांग्रेस में अनबन शुरू हुई तो खुद के दम पर तृणमूल कांग्रेस को खड़ा किया। ये वो दौर था जब बंगाल में लेफ्ट का दबदबा था और सालों से उनकी ही सरकार थी। कांग्रेस तब दूसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन कुछ ही समय में ममता बनर्जी की टीएमसी ने अपनी जगह बनाई और वो ही राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। पश्चिम बंगाल में राजनीति के कई अलग रूप दिखे हैं। यहाँ हिंसा भी राजनीति का ही एक हिस्सा है। इसी हिंसा का शिकार कई बार ममता बनर्जी भी हुई हैं। 1991 हो या फिर कोई ऐसा वाकया, कई बार ऐसा हुआ है जब ममता पर हमला हुआ है और वो भी जानलेवा हमला। 1993 में जब ममता बनर्जी तब के मुख्यमंत्री ज्योति बसु के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, तब भी उन पर हमला हुआ था और कहा जाता है कि तभी ममता ने यह भी प्रण लिया था कि अब वो उस दफ्तर में तभी लौटेंगी जब वो राज्य की मुख्यमंत्री होंगी। ममता को वैसे तो यह मौका साल 2011 में जाकर मिला, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक ऐसे आंदोलन को हवा दी जिसने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। रतन टाटा का सपना कहे जाने वाली नैनो कार में बंगाल का एक अहम रोल है, क्योंकि रतन टाटा ने इस कार को बनाने के लिए पश्चिम बंगाल के सिंगूर में जमीन ली थी। पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये जमीन रतन टाटा को दी थी, लेकिन खेल ये हुआ कि वहां के किसानों ने अपनी जमीन देने से मना कर दिया। काफी विवाद हुआ, विरोध भी हुआ, लेकिन सरकार अपने हट पर अड़ गई और विरोध कर रहे किसानों को समर्थन मिला ममता बनर्जी का। उन्होंने इस मुद्दे को अपने से जोड़ लिया, सिंगूर में किसानों के समर्थन में अड़ गई और पूरी तरह से सिर्फ इसी मुद्दे पर फोकस करने लगी। ममता बनर्जी ने अनशन किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया और तमाम रास्ते अपनाकर सिंगूर प्लांट का विरोध किया। अंत में टाटा को सिंगूर से वापस जाना पड़ा। इस तरह से ये ममता बनर्जी की जीत थी। ममता उन किसानों की नेता बन गई थी, उन गांव वालों का समर्थन भी उनको मिल गया था और इसी समर्थन के दम पर ममता ने साल 2011 में पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार भी बना ली। पिछले करीब 1.5 दशक से अब तक वही राज्य की मुखिया हैं। ममता बनर्जी से जुड़े इस किस्से में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। शुक्रिया।